हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, हमारी साइंस की सीरीज के अंदर हमारी 7th क्लास तक की साइंस कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 8th क्लास का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन। मतलब कि फसल का उत्पादन कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रबंधन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको समय समय पर अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फसल क्या होती है। फसल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ये होती है दोस्तों, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। मतलब कि एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगा दिए जाए। मान लो कि ये कोई, मतलब कि 100 मीटर इस साइड है, 100 मीटर इस साइड, ठीक है। 100 का इसकी है, जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी एक प्रकार के पौधे उगाए जाएंगे वो क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। मान लो अगर थोड़े थोड़े क्षेत्र के अंदर उगाए जाएं तो उसे फसल नहीं बोलेंगे। जैसे कि गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ हैं। तो क्या समझे दोस्तों, फसल एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं। मतलब कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में उगाए जाएं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का क्या अर्थ है कि जब खेत में उगाए जाने वाले सारे पौधे गेहूं के ही हों। आगे देखिए, खरीफ की फसल वह फसल है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा सामान्यतः जून से सितंबर होती है। मतलब क्या है, इस फसल को जून जुलाई के अंदर बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के अंदर काट लिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा कब आती है, जून से सितंबर तक। जून जुलाई के अंदर ये वर्षा बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंदर काट ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो इसके महीना कब बोई जाती है, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंदर ये काट ली जाती है। और एक इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये कि इसके अंदर कौन सी फसल है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। मतलब खरीफ की फसल के अंदर कौन सी फसलें हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये पूछ लेता डायरेक्ट कि कौन सी फसल है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, मतलब कि अक्टूबर के अंदर ये फसलें बोई जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर ये अक्टूबर के अंदर बोई जाती हैं तो खरीफ की फसलें नवंबर के अंदर कैसे काट ली जाती हैं। तो ये क्या होगा, सितंबर से अक्टूबर तक बोई जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर खरीफ की फसलें काट ली जाती हैं। और रबी की क्या होगा, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के अंदर काट ली जाती हैं। तो देखिए, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। मतलब कि जो सर्दी के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें। सीधी सी भाषा के अंदर आपको याद रखना, जो फसलें मतलब कि मानसून, मतलब कि जो वर्षा ऋतु के अंदर उगाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, खरीफ की फसलें। और जो फसलें सर्दी के अंदर उगाई जाएंगी वो फसलें क्या कहलाएंगी, रबी की फसलें। इनका महीना कौन सा होगा, रबी की फसलों का अक्टूबर नवंबर में बुआई, मार्च अप्रैल के अंदर इनकी कटाई होगी। ठीक है दोस्तों, शीत ऋतु और इसके अंदर कौन सी फसल होंगी, गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा असली। ये आपको याद रखना है दोस्तों, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, असली। अभी इनका थोड़ा मतलब कि ज़्यादा रूप आगे वाली क्लासों के अंदर आएगा कि कभी कोई दोस्त ये समझने लगे कि ये मतलब बिल्कुल लो लेवल है। ये अकॉर्डिंग टू 8th क्लास का लेवल है। जब आप 10th की पूरी कंप्लीट साइंस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मतलब कि बहुत बिल्कुल गहराई से और हाई लेवल की नॉलेज हो जाएगी। अभी इसके अंदर कुछ फसलें बची हुई हैं, हमें पता है, जैसे गन्ना हो गया जो खरीफ की फसल है। काफ़ी फसलें इसके अंदर बची हुई हैं। जैसे जैसे लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये एनसीईआरटी आपको इंक्रीज करती चली जाएगी। तो आगे देखिए, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः ये केवल वर्षा ऋतु में उग सकता है। मतलब कि धान क्यों उगाया जाता है वर्षा ऋतु के अंदर, क्योंकि इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान कैसी फसल है, खरीफ की फसल, तो इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर उगाया जा सकता है। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि के अंदर अब करने पड़ते हैं। कौन से क्रियाकलाप, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है दोस्तों, जैसे कि हम खेत के अंदर अर्रो, रोटावेटर, इनके द्वारा मिट्टी को खोला करते हैं, खोदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी को तैयार करना। बुआई क्या है, मिट्टी के अंदर फसल के बीजों को
दबाना क्या कहलाता है? बुआई। खाद एवं उर्वरक देना मतलब उसके अंदर जो उत्पादक होते हैं मतलब पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए क्या करना है? खाद और उर्वरक देते हैं। सिंचाई मतलब कि उसके अंदर पानी देना, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन भी आएगी। खरपतवार से सुरक्षा मतलब कि जो अनावश्यक पौधे होते हैं जो उनके साथ साथ उग जाते हैं फसलों के साथ साथ, उनको हटाना या उनसे सुरक्षा करना क्या कहलाता है? खरपतवार। कटाई क्या होती है? पकी हुई फसल को काटना क्या कहलाती है? कटाई। भंडारण क्या है? मतलब कि उस फसल का जो फसल पककर तैयार हो जाती है जब उसका हम थ्रेशिंग कर लेते हैं मतलब निकाल लेते हैं तो उसको भंडारण करना भंडारण कहलाता है। ये प्रक्रम है जो किसान अपनाता है। पहले मिट्टी तैयार करेगा, फिर उसके बाद बुआई करेगा, फिर खाद और उर्वरक देगा, फिर सिंचाई करेगा, खरपतवार से सुरक्षा करेगा, कटाई करेगा और भंडारण करेगा। आगे देखिए दोस्तों, मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। मतलब मिट्टी को उल्टने पलटने या मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। हल। प्राचीन काल में भी हल का उपयोग जुताई, खाद एवं उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरदने के लिए किया जाता रहा। मतलब कि पुराने समय से ही हल का प्रयोग होता आ रहा है। किसके लिए? जुताई के लिए, खाद और उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार मतलब जो अनावश्यक पौधे उनको निकालने के लिए और मिट्टी को खुरचने के लिए हल का प्रयोग किया जाता। कुदाली क्या है? ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता। मतलब वो ये इस प्रकार का औजार नहीं होता दोस्तों जिससे हम पौधों की जो खुदाई करते हैं वो मतलब बाग बगीचे के अंदर जहाँ जिसके अंदर हम पौधों की खुदाई करते हैं वो होता है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। मतलब कि जो बुआई है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले क्या करते हैं हम? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का, स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। मतलब जो बीज अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, उनका चयन किया जाता है, उनको अलग करके उन्हें बोया जाता है। जैसे दोस्तों आपको कोई ये बोल दे कि आपको 1 गिलास गेहूँ दे दिए तो उनके अंदर से आपको अच्छे गेहूँ निकालने हैं, साफ हैं, जो मतलब मजबूत हैं, जिनके अंदर बीज जीवित है, ऐसे गेहूँ निकालने। तो आप कैसे निकालेंगे? आप एक बार तो क्या करेंगे, आप कोई पंखा चला लेंगे तो उसको पंखे के सामने उड़ेल दें, मतलब कि डाल दें। जैसे हमारी माताएं घर पर गेहूँ साफ करती हैं उस तरह। तो जो मतलब कि जो खराब गेहूँ होंगे वे आगे चले जाएंगे और जो साफ हैं जिनके अंदर वजन होगा वो नीचे पड़ जाएंगे, वे वहीं रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार किया जा सकता है एक तो। और दूसरा किस प्रकार की, एक गिलास के अंदर गेहूँ ले और उसके अंदर पानी डाल दें। जो गेहूँ मतलब स्वस्थ होगा, साफ होगा, जो बीज वो नीचे रह जाएगा और जो फोले होंगे, जो खराब हो रहे होंगे, वे ऊपर आ जाएंगे। खाद और उर्वरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक का क्या काम है? वे पदार्थ जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें उर्वरक और खाद कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है या पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मिट्टी क्या करती है? फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। इसलिए ये जो खनिज पदार्थ है क्या है? यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। खाद एवं कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त करते हैं। खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है जिसे पौधे क्या करते हैं? पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। मतलब खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है जिसे किससे प्राप्त किया जा सकता है? पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट से खाद प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए, उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। खाद तो कार्बनिक पदार्थ है, उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ। जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, NKP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। क्या है दोस्तों? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक उदाहरण के लिए क्या होते हैं? उर्वरक कैसा पदार्थ है? रासायनिक। ये क्या करता है? जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों के अंदर। और इनके अंदर क्या क्या होता है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर सल्फेट, पोटास, NKP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम।
खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल के अवशोषण की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि। इससे मिट्टी के पोषकों की पूर्ति हो जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो पौधों के अंदर नाइट्रोजनीकरण कैसे, स्थिरीकरण कैसे होता है नाइट्रोजन का, तो किसके द्वारा होता है, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। और ये राइजोबियम जीवाणु किसके अंदर पाए जाते हैं, फलीदार पौधों के अंदर ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारी जो नाइट्रोजन है उसका, वातावरण के जो अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका प्रयोग पौधे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जो ये राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये इसका क्या कर देते हैं, ये इसको नाइट्रोजनीकरण कर देते हैं, और जिससे पौधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के, ये देख लिया हमने कि खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। खाद के लाभ क्या होते हैं, इससे मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता वृद्धि होती है। नंबर 1 खाद का लाभ, मिट्टी के अंदर जल धारण करने की क्या होगी, क्षमता बढ़ जाएगी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सुंदर हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाती है। मतलब इससे क्या होगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और इससे क्या होगा कि जो गैस है, वायु है, वो आसानी से निकल सकती है, सरलता से विनिमय कर सकती है। इससे मिश्रण जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। मतलब क्या होगा, इससे मित्र जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। मतलब जो फसलों के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण है उनकी संख्या उत्पन्न होगी खाद से और ज़्यादा हो जाएगी। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मतलब जैविक खाद से मिट्टी का गठन क्या हो जाता है, सुधर जाता है। सिंचाई क्या है, निश्चित अंतराल में पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब एक समय, निश्चित समय के बाद खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई। पौधे में लगभग कितने % जल होता है, 90%। सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, कुएं, तालाब, जलकूप, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के स्रोत मतलब कि सिंचाई क्या है, निश्चित समय अंतराल के, मतलब कि एक समय के बाद, मान लो 30 दिन या 40 दिन, जितना भी फसल को ज़रूरत होती है उस हिसाब से एक निश्चित समय के बाद खेत में पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और इस सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, कुआं हो सकता है, जलकूप हो सकते हैं, तालाब हो सकती है, नहर, झील, नदियाँ इत्यादि। सिंचाई की विधियाँ देखिए, छिड़काव तंत्र, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भूमि असमतल हो, मतलब कि ऊंची नीची हो, और जहाँ मतलब भूमि अधिक टिब्बे हो या रेतीली मिट्टी हो, वहाँ किया जाता है छिड़काव तंत्र का प्रयोग। इसका प्रयोग इस विधि के अंदर फुहारों के रूप में जल बरसाया जाता है और पौधों की जड़ों तक पहुँच जाता है जल। मतलब कि जो छिड़काव विधि इसके अंदर क्या किया जाता है, फुहारों के द्वारा जल का छिड़काव फसलों पर किया जाता है। ड्रिप तंत्र, इस विधि का उपयोग जल बचाने के लिए किया जाता है। और इस विधि के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, जो जल है वो डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जैसे मान लो ये कोई 3 पौधे हो गए, 1 2 3, ये इनकी मतलब कि ये सतह है, तो यहाँ से कोई पाइप बिछाई जाएगी जिसके अंदर डायरेक्ट इनकी जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। इस विधि के अंदर खरपतवार क्या, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या होती है दोस्तों, फसल के साथ जो अन्य पौधे उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार। आगे देखिए दोस्तों, निराई क्या होती है, निराई होती है खरपतवार जो अवांछित जो पौधे हैं फसल के साथ उगे हुए उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की सांद्रता पर फसल की वृद्धि का प्रभाव डालते हैं। मतलब निराई, फसल की जो निराई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जल, ये जो फसल के लिए जो पोषक होते हैं, जल होते हैं और प्रकाश की सांद्रता फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले और हानिकारक भी हो सकते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय तब होता है जब उनके अंदर पुष्पण एवं बीज बनने से पहले। मतलब खरपतवार कब हटा देने चाहिए हमें, खरपतवार हमें उनमें बीज बनने एवं पुष्पण मतलब पुष्प आने से पहले ही हटा देने चाहिए। अगर उनके अंदर बीज बन गए या पुष्प आ गए तो उनके बीज झड़ जाएंगे और खेत के अंदर गिर जाएंगे, जिससे उनकी संख्या और अधिक मात्रा के अंदर बढ़ जाएगी। खरपतवार नाशी, जिन रसायनों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी।
मतलब वे रसायन जिनका प्रयोग खरपतवारों को हटाने के लिए है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। वे कौन से हैं? 2 और 4D। खरपतवार नाशी क्या है? जिन रसायनों का मतलब कि वे रसायन जो खरपतवारों को हटाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। वे कौन से हैं? 2 और 4D। कटाई क्या होती है? फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। मतलब जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। मतलब जो अनाज की जो फसल होती है उसे पकने में कितने महीने लगते हैं? 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टर क्या होता है? फसल काटने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर क्या? फसल काटने की मशीन है। थ्रेसिंग क्या होता है? कटी हुई फसल से अनाज एवं भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। मतलब कि जो हमारी फसल काट कर हम रख देते हैं, सूखने के बाद उससे क्या होता है? जो भूसा है उसे अलग, और जो मतलब कि जो दाने हैं उसके बीज हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। जैसे कि गेहूँ निकालना नहीं होता खेत के अंदर से, उसकी तूड़ी अलग कर दी जाती है और गेहूँ अलग कर दिए जाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। पशुपालन क्या होता है? पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पशुपालन। मतलब जो पशु होते हैं उनको उचित देखभाल, चारा और आवास की आवश्यकता होती है। जब ये काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, मतलब कि 5-10 पशु पाले जाते हैं या बड़े पैमाने पर ये काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पशुपालन। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली जो होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछली जो हमारे लिए एक अच्छा भोजन है स्वास्थ्य के लिए। क्यों अच्छा भोजन? क्योंकि मछली के अंदर कोड लीवर तेल मिलता है, और उस तेल के अंदर क्या होता है? विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मछली का जो कोड लीवर होता है उसके अंदर क्या होता है? विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मछली के लीवर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा 8th क्लास का पहला लेसन। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।